सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास इन्फो फॉर यू पर। साथियों, आप सभी को पता होगा कि यू डाइस प्लस 23-24 का पोर्टल ओपन हो चुका है, जिसमें सभी शालाओं द्वारा शालाओं की जानकारी, मूलभूत सुविधा की जानकारी, बच्चों की जानकारी एवं शिक्षकों की जानकारी की प्रविष्टि की जानी है। हर वर्ष आप यू डाइस भरते आ रहे हैं। इस साल सत्र 23-24 का भी यू डाइस प्रारंभ हो चुका है। तो चलिए आइए इसमें किस प्रकार ऑनलाइन एंट्री करते हैं, किस प्रकार लॉगिन करते हैं, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो किस प्रकार रिकवर कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूडाइस प्लस का जो वेबसाइट है उसे आप नोट कर लीजिए। गूगल में जाएंगे, गूगल में लिखिएगा यूडाइस प्लस। इतना जब लिख कर एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा आपको यूडाइस प्लस, इसे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये देखिए इसका होम पेज आ गया है, ये इसका होम पेज दिखेगा। आप हर साल इसमें एंट्री करते हैं, आप इससे भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, ऊपर में दिया हुआ है सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पर देखिए इंग्लिश, हिंदी, आप अपने सुविधा अनुसार इसका चयन कर सकते हैं। उसके राइट साइड में देखेंगे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इसे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगा आपको। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, आपको इसमें जाना है, इसे क्लिक करना है। तो ये देखिए लॉगिन पेज आ गया है। सभी स्कूलों को यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। यूजर नेम आपका डाइस कोड होगा और पासवर्ड जो आपने लास्ट ईयर बनाया होगा। ठीक है साथियों, यूजर नेम पासवर्ड लिख लेने के बाद आपको नीचे कैप्चा लिखना होगा। उसके पश्चात लॉगिन बटन को क्लिक कर देंगे, जिससे आप यू डाइस प्लस 23-24 के पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो नीचे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, इसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी, आपका डाइस कोड लिखना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखना जो यू डाइस में रजिस्टर्ड है, और नीचे कैप्चा को लिख देंगे। उसके पश्चात सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात एक मैसेज आएगा कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सक्सेसफुली न्यू पासवर्ड भेज दिया गया है। ठीक है, अब अपना मोबाइल चेक करिएगा, मैसेज चेक करिएगा। अगर मैसेज नहीं आता, इसका मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो सबसे पहले आपको यू डाइस प्लस में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना होगा। जनरली हम जब आपने लास्ट ईयर यू डाइस भरा होगा तो उसमें आपका एचएम का नंबर, प्रिंसिपल जी का नंबर या फिर किसी टीचर का नंबर रजिस्टर्ड होगा, इंचार्ज यू डाइस इंचार्ज का नंबर रजिस्टर्ड हो सकता है, तो आप उनके नंबर से भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के भी नंबर से आपको नया पासवर्ड मैसेज के माध्यम से नहीं मिलता तो आप संकुल समन्वयक के माध्यम से ब्लॉक ऑफिस में इन्फॉर्म करिएगा और अपना जो मोबाइल नंबर है उसे अपडेट करा लीजिएगा। मोबाइल नंबर अपडेट हो जाने के पश्चात आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपका जो नंबर है उस पर आपको नया पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये था फॉरगेट पासवर्ड का प्रोसेस। चलिए, पासवर्ड मिल जाने के पश्चात हमको पुनः लॉगिन करना है, तो हम लॉगिन वाले पेज में आ जाते हैं। अब यहाँ से हम एक स्कूल का लॉगिन करते हैं और डिटेल जानकारी देखते हैं किस प्रकार से हमको एंट्री करनी है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो देखिए इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आपका लॉगिन का टाइम भी दिख रहा है, कौन से टाइम में कौन से डेट में आप लॉगिन हुए हैं। नीचे देखेंगे लेफ्ट साइड में तो स्कूल का नाम, कैटेगरी, यूडाइस कोड दिया हुआ है, डेटा कैप्चर फॉर्मेट। यहाँ पर कुछ फॉर्म्स बने हुए हैं, देखिए डब्बे डब्बे दिख रहे हैं यहाँ पर 1.1 टू 1.23, 1.24 टू 1.36, ये फॉर्म्स है जिसमें आपको एंट्री करनी है। यही फॉर्म नीचे भी बने हुए हैं, यहाँ पर देखेंगे 1.1 टू 1.23, 1.24 टू 1.36, और उसके बगल में उसकी जानकारी दी गई है, डिटेल जानकारी कि किससे रिलेटेड है इसमें। इसे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहला पूछ रहा है बेसिक स्कूल प्रोफाइल रिलेटेड है, लैंग्वेज एंड अदर्स रिलेटेड है, लैंग्वेज एंड अदर्स रिलेटेड है। अगला फॉर्म जो है आंगनबाड़ी, एसएमसी, एसएमडीसी से रिलेटेड है।
उसके बाद फ्री टेक्स्ट बुक, टीचिंग लर्निंग मटेरियल संबंधित जानकारी मांगी गई है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑन टीचिंग लर्निंग करंट एकेडमिक ईयर, ये सब जानकारी मांगी गई है। इसी प्रकार और नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 2 फिजिकल फैसिलिटी इक्विपमेंट कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, इससे रिलेटेड ये फॉर्म्स है नीचे में, क्लासरूम रिलेटेड, टॉयलेट फैसिलिटी रिलेटेड, फिजिकल फैसिलिटी, आईसीटी एंड डिजिटल इनिशिएटिव। तो ये सभी फॉर्म की एंट्री हमको करनी है। तो चलिए आइए हम देखते हैं एक एक करके कि प्रत्येक फॉर्म में हमको किस प्रकार से एंट्री करनी है, किसकी एंट्री नहीं करनी है, ये पूरी जानकारी हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए मैं पहले फॉर्म को क्लिक करता हूं। साथियों एक बात और यहाँ पर देखिए, एक नया ऑप्शन जुड़ा हुआ है, प्रीवियस ईयर डेटा। आपने जो लास्ट ईयर डेटा भरा था आप यहाँ पर क्लिक करके वो देख सकते हैं सेक्शन वाइज कि आपने लास्ट ईयर क्या भरा था और अभी आप क्या भरने जा रहे हैं। कृपया एक बार भरने से पहले इस ऑप्शन का यूज जरूर करिएगा। चलिए पहले फॉर्म को देखते हैं। साथियों ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि हम एक एक पॉइंट पे डिटेल पे चर्चा कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके और अपने स्कूल से रिलेटेड जानकारी की प्रविष्टि कर सके। तो चलिए पहले फॉर्म की एंट्री करते हैं। फॉर्म 1.1 टू 1.23 बेसिक स्कूल प्रोफाइल। जैसे क्लिक करेंगे आप इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए स्कूल का नाम आपका दिया हुआ है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ ब्लॉक, लोकेशन टाइप आपका दिया हुआ है, लोवेस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास, ये सभी आपका पहले से भरा हुआ है। साथियों इस पूरे यूडाइस में सभी जानकारी पहले से भरी रहेगी, केवल आपको उसे अपडेट करना है। यदि कोई जानकारी गलत नजर आती है आपको तो उसे आपको केवल अपडेट करना है। ठीक है, चलिए जो जानकारी सही है उसे एज इट इज रहने देंगे। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखिए स्कूल का एड्रेस, पिन कोड, नेम ऑफ क्लस्टर, ये सब दिया हुआ है। अगर ये कहीं त्रुटि है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। उसी प्रकार बोर्ड ऑफ स्कूल्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्कूल कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से डिटेल दिया हुआ, हेड ऑफ स्कूल, इंचार्ज डिटेल, ये सब दिया हुआ। और जब नीचे स्क्रॉल करेंगे लास्ट में तो यहाँ पर नेक्स्ट बटन है साथियों, सेव या फिर सबमिट बटन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म में आप सेव नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। ये ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कई साल में एक बार चेंज होता है, इसे हम ज्यादा चेंज नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन नहीं दिया है। तो साथियों जो पहला फॉर्म था इसमें आप डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते, आपको कुछ ही चीज एडिट करने के यहाँ पर सुविधा देगा और आप यहाँ से वो इस ऑप्शन से एडिट कर सकते हैं, क्लिक हियर। ठीक है, पहले फॉर्म को आपको इस क्लिक हियर वाले ऑप्शन से एडिट करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से एक नया लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आईडी पासवर्ड वही सेम डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन को क्लिक कर देना है। ये स्कूल डायरेक्टरी है साथियों, मास्टर डेटा, जिसमें स्कूल का जो मास्टर डेटा होता है वो इसमें होता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसमें कुछ जानकारी जिसे आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे स्कूल कॉन्टेक्ट डिटेल। ठीक है, जनरल देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी जैसे कि हेड ऑफ स्कूल, हेड ऑफ स्कूल नेम, उनका मोबाइल नंबर, ये यहाँ पर देखिए राइट साइड में एडिट का ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एडिट करने का ये ऑप्शन इनेबल कर देगा। ठीक है साथियों, तो जो जो जानकारी इनेबल है केवल आप उसे ही एडिट कर सकते हैं, जो डिसेबल्ड है उसे एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब जानकारी आप जो भी आपको एडिट करना है, अपडेट करना है, करके आप यहाँ पर अपडेट बटन को क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं होम में अगेन होम को क्लिक करता हूं। उसके बाद एडिशनल डिटेल अपडेट, अभी हम पहले फॉर्म की जानकारी को ही अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफिलिएशन बोर्ड रिलेटेड है, एफिलिएशन नंबर, बोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए। उसी प्रकार नीचे में स्कूल रिकॉग्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन डिटेल, इस टाइप की केवल कुछ जानकारी जिसे आप अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल एडिट वाला ऑप्शन डिसेबल्ड है, अगर ये इनेबल्ड हो जाता है तो आप इसे कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी चेंज नहीं होगा। चलिए होम पेज में चलते हैं और कुछ है कि लोकेशन डिटेल अपडेट, इसमें भी एडिट का ऑप्शन नहीं है तो इसे भी आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, तो ये एक अलग लॉगिन पेज था जिसमें से आप केवल अपने स्कूल का जो कॉन्टेक्ट डिटेल है, एचएम की जानकारी, एचएम डिटेल की जानकारी, उसे केवल अपडेट कर सकते हैं। चलिए हम वापिस फॉर्म 1 में आ जाते हैं। ये देखिए
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टू अपडेट कॉन्टेक्ट ब्लॉक MIS, डिस्ट्रिक्ट MIS, स्टेट MIS लेवल। अगर इनमें से कोई जानकारी आपको अपडेट करनी हो किंतु यहाँ पर ऑप्शन ना हो तो आप अपने ब्लॉक MIS से कांटेक्ट करेंगे। चलिए, तो ये फॉर्म 1 कंप्लीट हुआ साथियों। अब हम वापस यहाँ पर देखिए ऊपर में फॉर्म 2 1.24 से लेके 1.36 में चलते हैं। लैंग्वेज एंड अदर्स। ठीक है, लैंग्वेज टॉट एज ए सब्जेक्ट कौन कौन से लैंग्वेज में पढ़ते हैं इसके बारे में आप यहाँ जानकारी देनी है। सबसे अधिक किस लैंग्वेज में पढ़ा जाता है स्कूल में उसके बारे में पहले, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। 3 लैंग्वेज आपको यहाँ पर शो करना है। जैसे अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उनका पहला लैंग्वेज इंग्लिश होगा। कौन कौन से क्लास में ये इंग्लिश बोली जाती है या पढ़ी जाती है तो यहाँ पर आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात तो बॉयज, गर्ल्स, ट्रांसजेंडर, यहाँ पर संख्या लिखनी है बच्चों की, कितने बच्चे जो है इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। उसी प्रकार हिंदी लैंग्वेज, जब सेकंड ऑप्शन आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी के लिए क्लास सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन कौन सी क्लास में हिंदी पढ़ते हैं, कितने बच्चे यहाँ पर हिंदी करते हैं। थर्ड ऑप्शन अगर आप संस्कृत लेते हैं, जो भी आप लेंगे अपने स्कूल के अकॉर्डिंग, उसकी क्लास की संख्या और बच्चों की संख्या आपको यहाँ पर डालनी होगी। साथियों, अगर इसमें कहीं भी आपको इंग्लिश में डाउट होता है कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है हमको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको होम पेज में जाके अपना लैंग्वेज हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में टफ होते हैं हिंदी में इजी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हिंदी में टफ होते हैं इंग्लिश में इजी होते हैं। तो आपको यदि समझ नहीं आता तो प्लीज आप लैंग्वेज को चेंज कर लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज दिस अ शिफ्ट स्कूल? क्या ये स्कूल शिफ्ट में लगता है? यस, नो। इज दिस अ रेसिडेंशियल स्कूल? क्या ये रेसिडेंशियल स्कूल है? यदि है तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, कंप्लीटली रेसिडेंशियल, पार्शियली रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल। आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग देख लेंगे। इफ 1 कंप्लीटली रेसिडेंशियल है, पार्शियल टाइप ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल। चलिए, इज दिस अ मिनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल? क्या ये मिनॉरिटी वाला स्कूल है? यस, नो। देखिए, अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना हो तो आपको क्या करना होगा, होम में जाएंगे, अगेन प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, सेलेक्ट लैंग्वेज। अब आप हिंदी कर लेंगे यहाँ से। और कौन से फॉर्म में थे हम? फॉर्म नंबर 2 में थे। ये देखिए वापिस हम उसी में आ गए, फॉर्म नंबर 2। क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है? यदि हाँ तो स्कूल प्रबंधन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय का प्रकार लिखना है। ठीक है। क्या प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है? हाँ या नहीं, आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देंगे। स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है? प्री वोकेशनल स्कूल यदि आपके स्कूल में है तो यस, अदरवाइज नो। क्या स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलाता है? यदि चलाते हैं स्कूल आवर्स के बाद तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नजदीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी। आपके स्कूल की दूरी, यदि आपका स्कूल प्राइमरी स्कूल है तो नेक्स्ट अपर प्राइमरी स्कूल कितनी दूरी पर है, नेक्स्ट सेकेंडरी स्कूल कितनी दूरी पर है, नेक्स्ट हायर सेकेंडरी स्कूल कितनी दूरी पर है, ये आपको लिखना है। ठीक है, जो दूरी होगा वो दशमलव में लिखना है आपको, जैसे 2.6, अगर 1 से कम है तो 0 पॉइंट समथिंग, इस प्रकार से आपको लिखना है। ये सभी भरा हुआ है, केवल आपको अगर कहीं कुछ चेंजेस करना हो तो आप इस प्रकार से चेंजेस कर सकते हैं। क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है? हाँ, नहीं। शैक्षणिक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में ध्यान देंगे। यहाँ पर स्कूल लगने का दिन पूछ रहे हैं साथियों, तो ये लगभग 210 दिन का होता है, तो आप इसी के आसपास देखेंगे, अदरवाइज अपना रजिस्टर मेंटेन जो करते हैं उससे आप एक बार मिलान कर लेंगे। क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल, सभी सालों में होता है, तो बिल्कुल यस होगा। फिर भी आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए जमा करें और अगला को क्लिक कर देंगे तो ये सेव और आप अगले पेज में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए हम अगले पेज में चलते हैं, थर्ड पेज में। यहाँ पर आंगनबाड़ी, SMC, SMDC और अन्य संबंधित जानकारी। क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है?
स्कूल परिसर के अंदर में आंगनबाड़ी लगता है केंद्र है, तो हाँ या ना आपको यहाँ पर भरेंगे। यदि हाँ, अगर आप हाँ भरते हैं यहाँ पर, तो आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आपको डालना पड़ेगा, कोड रहता है केंद्र का, कोड को डालना होगा। आंगनबाड़ी केंद्र में कुल बच्चे लड़के लड़कियों की संख्या। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित हैं, हाँ या नहीं? अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नहीं कर देंगे। क्या आंगनबाड़ी में पर्याप्त शैक्षिक खिलौने, कठपुतली, खेल, बोर्ड गेम आदि है, हाँ तो यस, अदरवाइज नो। ये सभी आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग भर लेंगे। अगला ऑप्शन चलते हैं। क्या बाल वाटिका सह स्थित आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है, हाँ अथवा नहीं? अधिकांश में फिलहाल अभी बाल वाटिका संचालित नहीं हुई है, तो ये नहीं आएगा। अगर किसी स्कूल में हो गया तो यस आएगा। उसके पश्चात वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग ले रहे विद्यार्थियों की संख्या। आपके स्कूल में रिमीडियल टीचिंग हो रहा होगा तो कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं उसकी संख्या यहाँ पर आपको डालनी है। शिक्षा में सुधार, वृद्धि, लर्निंग इन्हेंसमेंट के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि स्कूलों में कराई जाती है, कुछ ट्रेनिंग पार्ट है, तो यहाँ पर कितने बच्चे ले रहे हैं, कितने टीचर ले रहे हैं, इसकी संख्या यहाँ पर आपको भरनी है। गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा, तो इसे विशेष तौर पर बहुत ही ध्यान से भरेंगे। शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या, कुल शैक्षिक निरीक्षण कितने हुए हैं आपके स्कूल में, उसकी संख्या यहाँ पर डालनी है। जो भी अधिकारी आपके स्कूल में आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, उसकी संख्या यहाँ पर आपको डालनी है। उसके पश्चात CRC समन्वयक द्वारा कितनी संख्या में निरीक्षण किया गया है। खंड स्तरीय BRC BO द्वारा कितने संख्या में निरीक्षण किया गया है। जिला स्तरीय राज्य स्तर पर अधिकारियों के द्वारा कितनी संख्या में निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर आपको अलग अलग जानकारी देनी है, ठीक है। क्या RT मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, SMC का गठन किया गया, हाँ सभी जगह किया गया, तो आप इसे बिल्कुल यस करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर नहीं कर देते हैं तो इससे जो आपका आवंटन आता है SMC SMDC का वो नहीं आता, इसलिए बिल्कुल आप इसे यस करेंगे। यदि आप हाँ भरते हैं, पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित SMC SMDC बैठकों की संख्या, कितने बार आपने SMC SMDC की मीटिंग ली है उसकी संख्या यहाँ पर आपको डालनी है। क्या SMC SMDC ने स्कूल विकास योजना तैयार की गई है, क्या स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है SMC SMDC के द्वारा, हाँ या नहीं? यदि हाँ बोलते हैं तो वर्ष का उल्लेख करें, किस वर्ष बनाया गया था, ठीक है। चलिए और कुछ जानकारी इधर देखते हैं। क्या स्कूल निर्माण समिति स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन किया गया है, ये अलग जानकारी है। स्कूल बिल्डिंग कमेटी, हाँ या नहीं? क्या स्कूल ने अपनी अकादमिक समिति का गठन किया गया है। ये स्कूलों में कुछ कमेटी बनाई जाती है, संगठन बनाए जाते हैं, उसके बारे में यहाँ डिटेल जानकारी मांग रहा है, आपको हाँ नहीं बताना है। क्या स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक संस्था PTA का गठन किया गया है, हाँ PTA का गठन किया है, हाँ तो यस, अदरवाइज नो। यदि हाँ, पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान आयोजित PTA बैठकों की संख्या, ठीक है। क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्ष है। बहुकक्षा का अर्थ है कि एक ही क्लास को कई क्लासों में डिवाइड करके पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो हाँ, अदरवाइज नहीं। यदि हाँ करते हैं आप, तो एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाए जाने वाले बच्चों की और कक्षाएं यहाँ पर आपको लिखनी है। कक्षाएं चुने यहाँ से करेंगे आप, तो इस प्रकार से कक्षा का आ जाएगा चयन, आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है, स्कूल कॉम्प्लेक्स जिस प्रकार से हम बोलते हैं, यदि है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगला पूछता है, क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है। क्या आपका स्कूल जो है एक वो हब स्कूल है आपके स्कूल परिसर में, यदि हाँ तो यस, अदरवाइज नो। साथियों, ये स्कूल कॉम्प्लेक्स और हब को समझने के लिए आप एक साइकिल का जो चक्का होता है उसका एग्जाम्पल लेंगे। स्पोक्स जितने सारे हैं वो कॉम्प्लेक्स परिसर है, स्कूल कॉम्प्लेक्स परिसर, और जो उसका सेंटर पार्ट होता है जहां पर सभी स्पोक्स जुड़े रहते हैं वो स्कूल हब है, ठीक है। जिससे कि जो बाकी जो स्कूल्स हैं वो हब स्कूल से कुछ ना कुछ सीखता है, वहाँ के फिजिकल फैसिलिटीज को यूज करते हैं, वहाँ के एक्टिविटीज को देखते हैं जिससे सीखते हैं। तो वो एक हब स्कूल है जो सब बाकी स्कूलों के लिए एक आइडियल
के समान काम करता है। तो ये स्कूल कॉम्प्लेक्स का छोटा सा एग्जाम्पल था साथियों आपके समझने के लिए। यदि आप स्कूल को यस करते हैं कि आपका एक हब स्कूल है, तो आपके जो कॉम्प्लेक्स स्कूल है वो पूर्व प्राथमिक के कितने हैं, प्राथमिक में कितने, उच्च प्राथमिक कितने, माध्यमिक में कितने, ये संख्या पूछ रही है। ठीक है, जैसे हम इस चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई गतिविधि शुरू की है, हाँ अथवा नहीं। ठीक है, तो ये लगभग सभी स्कूलों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक्टिविटीज होती है, तो यहाँ पर ये हाँ आना चाहिए साथियों। क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है, आप देख लेंगे। अगर आप इस फिट इंडिया स्कूल के लिए सर्टिफाइड हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो रहेगा। क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है, हाँ सभी स्कूलों में होता है, स्कूल रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, तो ये यस होगा। पीएम पोषण के तहत परोसे गए मध्याह्न भोजन के दिनों की संख्या, यहाँ पर एमडीएम के जो दिन होते हैं, कितने दिन खाना दिया जाता है, उसकी संख्या यहाँ पर लिखनी। कुल दिन, प्रति सप्ताह दिन, प्रति माह दिन, यहाँ पर दिनों की संख्या लिखनी है आपको। ठीक है साथियों, तो साथियों इस प्रकार से जो तीसरा फॉर्म था उसकी हमने जानकारी देखी। ठीक है, उसके पश्चात नीचे में आएंगे, आप जमा करें और अगले को क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म भी सेव हो जाएगा। इसके पश्चात अगले फॉर्म में चलते हैं। साथियों ये पेज जनरली सुविधाओं से संबंधित है, सामग्रियों से संबंधित है। स्कूलों में जो जो सुविधाएं दी जाती है, फैसिलिटी दी जाती है, सामग्री दी जाती है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी चाहिए गई है। जैसे कि क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है, हाँ अथवा नहीं। अगर आप हाँ करते हैं तो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई, तो किस मंथ में आपको ये पुस्तक प्राप्त हुई, उस मंथ का यहाँ पर जानकारी आपको देना है। ठीक है, उसी प्रकार क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए टीएलएम उपलब्ध है, प्रत्येक ग्रेड के लिए, तो हाँ अथवा नहीं। अगर आप हाँ करते, जनरली ये सभी पॉइंट जो है वो हाँ में होता है, क्योंकि सभी सुविधाएं स्कूल को दी जाती है। यदि हाँ करते हैं तो भाषा के लिए मुख्य टीएलएम प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, यहाँ पर सेम गणित के लिए मुख्य टीएलएम प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, कितने बच्चों को गणित के लिए टीएलएम दिया गया, कितने बच्चों को भाषा के लिए टीएलएम दिया गया। उसी प्रकार और कुछ पॉइंट देखते हैं इसमें। क्या स्कूल ने छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की है, हाँ अथवा नहीं। सभी स्कूलों में ये जो यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाती है प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में, तो उनके लिए ये यस होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर यस करते हैं तो किस माह में आपको प्रोवाइड किया गया, उस माह की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर। कुछ सामग्री, कुछ सुविधाएं ऐसी होती है जो केवल उच्च माध्यमिक में दी जाती है, कुछ सुविधाएं ऐसी होती जो केवल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में दी जाती है, इसीलिए इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। तो आप अपने स्तर के हिसाब से यहाँ पर जानकारी भरेंगे। ये सब कंप्लीट करने के पश्चात जमा करें और अगला को क्लिक कर देंगे तो जानकारी सेव हो जाएगी और आप नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। 1.54 शिक्षण अधिगमन सामग्री आदि पर मुख्य प्रदर्शन संकेतक KPI। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या। लर्निंग आउटकम बेस्ड के लिए जो कुछ आइटम्स बनाए जाते हैं साथियों, कुछ क्रिएटिविटी की जाती है, तो उसकी यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है। छठी क्लास में कितने संख्या में कुछ आइटम तैयार किया गया, मटेरियल तैयार किया गया, 7वीं में 8वीं में कितनी संख्या में तैयार किया गया। उसी प्रकार अगला पॉइंट है, पिछले शैक्षणिक वर्ष में बनाए गए मानदंड संदर्भित आइटमों की संख्या, यहाँ पर उसकी संख्या लिखनी है। अगला देखते हैं, क्या इस स्कूल के स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हैं। क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना समूह कार्य, पोर्टफोलियो, आभासी प्रयोगशालाएं, कक्षा प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद संबंधित आदि एक्टिविटीज करता है, रचनात्मक लेखन करता है, हाँ अथवा नहीं। सीखने के परिणामों में पहचाने गए हार्ड स्पॉट की कुछ संख्या, कुछ ऐसे चैलेंजेस जो आप लर्निंग आउटकम के समय आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी आपको संख्या लिखनी कि हाँ आपने कुछ चैलेंजेस फाइंड आउट किया कि नहीं किया। साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या,
मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो यहाँ पर आपको बच्चों की संख्या लिखनी है, कितने बच्चे ऐसे जो मनोसामाजिक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारी आपको भर लेंगे और यहाँ पर जमा करें और अगले पे क्लिक कर देंगे, तो ये फॉर्म भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्म के माध्यम से स्कूल सेफ्टी के बारे में हम जानेंगे साथियों, क्या कुछ स्कूल में होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन, क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना SDMP विकसित की गई है स्कूल में, जो कि होना चाहिए, तो बिल्कुल आप यस लिखेंगे। क्या संरचनात्मक शिक्षण की गई है, बिल्कुल की गई। स्ट्रक्चर ऑडिट होता है स्कूल में, यस करेंगे। नॉन स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल होता है, यस करेंगे। क्या स्कूल में CCTV कैमरा उपलब्ध है, यदि आपके स्कूल में है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। क्या स्कूल में अग्निशमन यंत्र लगा है, बिल्कुल होना चाहिए सभी स्कूलों में, तो इसको तो आपको यस ही करना है। अगर नहीं है तो अवेलेबल कर लीजिए और यस करेंगे। क्या स्कूल में स्कूल सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक हैं, बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए आप इसे यस करेंगे। यदि नहीं है तो किसी एक टीचर को आप नोडल बनाइए अपने स्कूल का और इसे यस करेंगे। क्या छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं, बिल्कुल इनको प्रशिक्षण मिलता रहता है, किस प्रकार से आपदा के समय हम अपना प्रोटेक्ट कर सकें। क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, आप इसे यस करेंगे। क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है, सेल्फ डिफेंस के लिए अनुदान मिलता है साथियों। जनरली ये मिडिल स्कूल के ऊपर के स्कूलों के लिए होता है, तो बिल्कुल यस करेंगे। यदि सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा प्रशिक्षण आपको मिलता है तो प्रशिक्षण प्रदान करने वाले छात्रों की संख्या को उल्लेखित करें, कितने छात्राओं को यह प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या स्कूल ने प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं, क्या स्कूल में बोर्ड टंगा है जिसमें स्कूल सेफ्टी के बारे में दिशा निर्देश लिखे गए हैं, बिल्कुल सभी स्कूलों में होता है, तो आप इसे यस करेंगे। यदि आपके स्कूल में नहीं है तो बिल्कुल करवा लीजिए और इसको यस करेंगे। क्या स्कूल ने किसी शिक्षक को प्रथम स्तरीय परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आप देख लेंगे आपके स्कूल के अकॉर्डिंग है, कोई टीचर है तो आप इसे बिल्कुल यस करेंगे, अदरवाइज नो रहेगा ये। तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन देखेंगे साथियों, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग जो होगा उसे यस करेंगे, इसमें अधिकांश जो है यस ही रहेगा। क्या शिक्षकों का अटेंडेंस लिया जाता है, उपस्थिति लेखा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, बायोमेट्रिक। उपस्थिति लेखा तो होता ही है, रजिस्टर हम जो मेंटेन करते हैं अटेंडेंस का। यदि बाकी दो ऑप्शन है तो उसे आप करेंगे, अदरवाइज ये पहला ऑप्शन तो रहेगा ही। क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन किया गया है, यस किया गया है। क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए हैं, शिक्षक के लिए आईडी कार्ड बनाया गया है, बिल्कुल सभी शिक्षकों के लिए आईडी कार्ड बना होता है साथियों, तो आप इसे हाँ करेंगे। चलिए ये फॉर्म इस प्रकार से आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके अधिकांश मैक्सिमम जो पॉइंट है वो यस में रहेगा, क्योंकि ये सभी स्कूलों में होना ही चाहिए। ठीक है, ये फॉर्म भरने के पश्चात आप जमा करें और अगला को क्लिक कर देंगे। चलिए अगले फॉर्म में चलते हैं। भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है भौतिक सुविधा संबंधित। आपके स्कूल की एक्चुअल स्थिति समझकर यह फॉर्म आपको भरनी है। सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे स्कूल भवन की स्थिति। आपका जो स्कूल भवन है उसकी स्थिति कैसी है, रेंटेड है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट फ्री बिल्डिंग है, नो बिल्डिंग है, स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग है। यहाँ ध्यान देंगे साथियों, नो बिल्डिंग कंडीशन एकदम रेयर केस है। ठीक है, रनिंग इन ओपन प्लेस, यदि कोई बिल्डिंग ही नहीं है, पेड़ के नीचे बैठ रहे हो या बरामदा में बैठ रहे हो, इस प्रकार की स्थिति बनती है तो वो ये नो की स्थिति आती है, जो कि बहुत ही कम होगा। ठीक है, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है उसे आप ध्यान से देखेंगे। हम जनरली जब ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो देखते हैं कि बहुत से स्कूलों ने नो बिल्डिंग भरा हुआ है, तो ये इस प्रकार से प्रविष्टि ना करें, विशेष ध्यान देंगे आपकी इस बिल्डिंग की स्थिति किस प्रकार की है। स्कूल भवन का प्रकार, आपका जो भवन है स्कूल भवन है उस किस प्रकार का है। स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या। सक्रिय, देखिए इस शब्द को समझिएगा, स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स
बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब समझिएगा साथियों कि अगर 2 कमरे का एक बिल्डिंग है तो वो एक बिल्डिंग ब्लॉक कहलाएगा, 1 कमरे का एक बिल्डिंग है तो वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि 6 कमरे हैं तो आप उसे 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलो, नहीं। एक ब्लॉक जिसके अंतर्गत 2-3 कमरे हो सकते हैं। ठीक है, इसे आप विशेष ध्यान से भरिएगा। इसमें सक्रिय बिल्डिंग जहां पर पढ़ाई हो रही है उसे लीजिएगा। ये नहीं कि आप किचन को भी एक बिल्डिंग ब्लॉक मान लिए, टॉयलेट को भी एक बिल्डिंग ब्लॉक मान लिए, ऐसा नहीं। जिसमें पढ़ाई हो रही है, जो पढ़ाई के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसको आपको यहां पर लेना है। अब यहां पर देखिए, ऊपर उल्लेखित बिल्डिंग ब्लॉक की कुल संख्या में से पक्का ब्लॉक कितना है, आंशिक रूप से पक्का कितना है, कच्चा भवन कितना है, तंबू वाले कितने हैं। ठीक है, जीर्ण शीर्ण कितने हैं यहाँ पर अलग से पूछ रहे हैं। इन सब के अलावा जीर्ण शीर्ण भवन कोई है क्या? ऊपर सक्रिय का पूछा था, यहाँ पर आपको जीर्ण शीर्ण पूछ रहा है। ठीक है, और एक तीसरा पूछा निर्माणाधीन, मतलब सभी प्रकार के जो भवन है वो उसकी स्थिति यहाँ पर आपको भरनी है। ठीक है साथियों, इसे बड़ा विशेष ध्यान से देखेंगे। चार दीवारी का प्रकार यानी बाउंड्री वॉल किस टाइप का है पूछ रहा है साथियों। पक्का है, पक्का बट ब्रोकन, बारबेड वायर फेंसिंग है, हेजेस है, नो बाउंड्री वॉल है यानी कि बिना बाउंड्री वॉल के आपका स्कूल है, पार्शियल है, अंडर कंस्ट्रक्शन है कि बन रहा है, या फिर नो बाउंड्री वॉल। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगला पॉइंट है स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण। आपके लिए स्कूल में जो क्लासरूम्स हैं उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। प्रयोगशाला कमरे शामिल नहीं होंगे, जो प्रयोगशाला हैं, लैब हैं, उसको यहाँ पर शामिल नहीं करना है। ठीक है, प्रत्येक श्रेणी के लिए कक्षाओं की संख्या का उल्लेख करें। अगर आपका हायर सेकेंडरी स्कूल है 1 से लेकर 12 तक, तो पूर्व प्राथमिक में कितने क्लासरूम आपके हैं, प्राथमिक के लिए कितने क्लासरूम हैं, उच्च प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए और उच्च माध्यमिक के लिए कितने क्लासरूम अवेलेबल हैं, और वर्तमान में उपयोग में नहीं वाले क्लासरूम कितने हैं। तो जो टोटल क्लासरूम की संख्या होगी यहाँ पर वो टोटल आपको दिख जाएगा। आपके स्कूल में जो टोटल क्लासरूम है वो यहाँ पर दिखेगा। इसके पश्चात निर्माणाधीन कक्षा कक्षों की संख्या। ठीक है, कितने अंडर कंस्ट्रक्शन क्लासरूम है आपके, उसकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में कक्षाओं की संख्या, ऐसे कुछ कक्षाएं हैं जो डिलेपिडेटेड हो गए हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है साथियों, अभी जो हमने क्लासरूम की संख्या भरी है वो इंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए जो यूज हो रहे हैं क्लासरूम, उसकी संख्या भरे हैं हमने। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िएगा ये वाले पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिति के अनुसार कक्षाओं का विवरण। क्रमांक 2.4 का फर्स्ट में उल्लेखित निर्देश उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली कक्षाओं में से आपने जो ऊपर टोटल क्लासरूम की संख्या बताई है, यहाँ पर जैसे 15 है, तो उसी में से कितने यहाँ पर स्थिति अनुसार, अच्छी स्थिति में कितने कमरे हैं, मामूली मरम्मत की आवश्यकता वाले कितने कमरे हैं, अधिक मरम्मत की आवश्यकता वाले कितने कमरे हैं। यहाँ पर आपको उन्हीं कमरों में से कितने पक्के हैं, आंशिक रूप से पक्का है, कच्चा है या तंबू वाले हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ पर संख्या बतानी है। ठीक है, जिसका ओवरऑल टोटल आपका कुल क्लासरूम की संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.5 का, क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है? हाँ, नहीं। तीसरा ऑप्शन भी है, हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं। यदि लगा हुआ है किंतु वो वर्किंग स्थिति में नहीं है, तब की स्थिति में तीसरा ऑप्शन आएगा। यदि स्कूल में बिजली उपलब्ध है तो, यदि आप यस बोलते हैं, हाँ हमारे स्कूल में बिजली है, तो आपको ये ऑप्शन की जानकारी भी भरनी होगी। पंखे वाले कक्षाओं की संख्या, ऐसी एसी वाले कक्षाओं की संख्या, हीटर ब्लोअर वाली कक्षाओं की संख्या। ठीक है, क्या स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध है? हाँ, नहीं, हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं। जो भी ऑप्शन है आपके स्कूल के अकॉर्डिंग उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। 2.6 कक्षाओं के अलावा अन्य कमरों का विवरण, शौचालय को छोड़कर।
ठीक है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है शौचालय को काउंट नहीं करना है। कक्षाओं के अलावा यानी कि जहाँ पर पढ़ाई होती है उन कक्षाओं को छोड़कर उसके अलावा यदि कोई अन्य कमरे हैं आपके स्कूल में तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। कुल अन्य कमरों की संख्या, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लियर कक्षाओं को छोड़कर। तो आप यहाँ पर संख्या बता दें। स्कूल के प्रमुख प्रधान शिक्षक यानी कि एचएम प्रधानाचार्य के लिए अलग से कोई कक्षा है, हाँ अथवा नहीं। पुस्तकालय के लिए अलग से कक्षा है। सहायक प्रधान अध्यापक उप प्रधानाचार्य के लिए अलग से कक्षा है। लड़कियों के लिए अलग कॉमन रूम है। शिक्षकों के लिए अलग स्टाफ कक्षा है। कंप्यूटर लैब सहित प्रयोगशाला कक्षों की संख्या। यहाँ पर आपको अन्य कमरों की संख्या के लिए हाँ या नहीं पर टिक करना है। ठीक है साथियों, देखो चलिए, तो इस प्रकार से ये जो फैसिलिटी वाला फॉर्म था उसका जानकारी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसे हम नीचे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जमा करें और अगला को क्लिक करेंगे तो अगले पेज में हम आ जाएंगे। ये है 2.7 से 2.19 वाले में। मैं इसे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर शौचालय की सुविधा, इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये। शौचालयों की सुविधा, क्या स्कूल में शौचालय है, हाँ अथवा नहीं। अधिकांश स्कूल इसमें नहीं भरते हैं साथियों, तो प्लीज ध्यान से भरिएगा। अगर आपके स्कूल में टॉयलेट सैंक्शन हुआ है, स्वीकृत हुआ है, तो आप इसे यस भरिए। भले वो नॉन फंक्शनल की स्थिति में है तो उसका ऑप्शन नीचे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि हाँ तो निम्नलिखित विवरण भरें। यदि आप यस करते हैं तो उसकी स्थिति आपको यहाँ पर बतानी है। शौचालय मूत्रालयों का विवरण, CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या, लड़कों के लिए कुल और कार्यात्मक, यानी कि यदि आप बताते 3 टॉयलेट हैं लड़कों के लिए तो उसके अगेंस्ट में कितने कार्यात्मक हैं, फंक्शनल हैं। उसी प्रकार लड़कियों के लिए यदि गर्ल्स टॉयलेट की संख्या आप यहाँ पर देते हैं तो उसके अगेंस्ट में कितने फंक्शनल हैं। तो इस प्रकार से कुल टॉयलेट और कुल फंक्शनल टॉयलेट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखेंगे इसमें CWSN जो टॉयलेट्स होते हैं उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, उसका हम आगे अलग से पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या, यहाँ पर देखिए पूछा है CWSN वाले जो टॉयलेट्स होते हैं उसकी कितनी संख्या है, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। उसी प्रकार फंक्शनल कितने हैं उसको पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी यूरिनल्स हैं आपके स्कूल में उसकी संख्या आपको यहाँ पर बतानी है और कितने उसमें फंक्शनल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख तालिका 2.5 क में दिए गए कार्यात्मक शौचालय मूत्रालयों की कुल संख्या में से कितने शौचालय मूत्रालय में फ्लशिंग और सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है। आपने जो ऊपर फंक्शनल टॉयलेट की संख्या बताई है उसमें से कितनों में फ्लशिंग और सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है। इसे बड़ा विशेषकर गौर से देखेंगे तो उसके अगेंस्ट में संख्या दिखानी है। यदि आप वहां पर फंक्शनल 3 दिखाते हैं तो आपको 3 के अगेंस्ट में कितने में बहता पानी, सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है और फ्लशिंग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। ऊपर जो संख्या आपने दी है फंक्शनल का उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं हो सकता। उसी प्रकार क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल सभी स्कूलों में होता है, तो यस आएगा यहाँ पर। शौचालय सुविधा का स्थान उपलब्ध है स्कूल बिल्डिंग के अंदर, स्कूल बिल्डिंग के बाहर, लेकिन स्कूल परिसर में जो शौचालय आपके यहाँ बने हुए हैं वो उसकी स्थिति कहाँ पर है, स्कूल बिल्डिंग के अंदर में है या फिर बिल्डिंग परिसर में लगा हुआ है, इसको आपको बताना है। क्या लड़कियों के शौचालय में इंसिनेटर उपलब्ध है, हाँ अथवा नहीं। हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं। तीनों ऑप्शन में से जो फिट है आपके स्कूल के अकॉर्डिंग उसे आप बताएंगे। क्या स्कूल में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन उपलब्ध है आपके स्कूल के अकॉर्डिंग, यदि है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है। इसमें चौथा ऑप्शन भी साथियों जरा देखेंगे, क्लास टीचर के पास कोई पैड उपलब्ध नहीं। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, चारों ऑप्शन में जो सही है उसका आप टिक करेंगे। क्या भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, हाँ अथवा नहीं। लगभग सभी शालाओं में ये उपलब्ध है, तो यस करेंगे। यदि हाँ तो वॉश पॉइंट की संख्या, कितने पॉइंट है जहां से हम हाथ को धोते हैं। ठीक है, कितने नल लगे हुए हैं, इस टाइप की यहाँ पर जानकारी मांगी जा रही है।
क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है, हाँ अथवा नहीं। सभी स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध है तो बिल्कुल सब हाँ करेंगे। यदि हाँ तो निम्नलिखित विवरण भरें। तो अगर आप हाँ बताते हैं कि हाँ भाई हमारे स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था है, तो किस प्रकार से है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, हैंडपंप, बोरवेल, संरक्षित कुआं, असुरक्षित कुआं, नल का पानी, पैकेज बोतल बंद पानी। तो इतने सारे ऑप्शन हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन आपके स्कूल को फॉलो करता है, स्कूल को फुलफिल करता है, उसके सामने हाँ लिखेंगे और कार्यात्मक है या नहीं उसकी स्थिति यहाँ पर आप बताएंगे। ठीक है, जैसे आपके यहाँ हैंडपंप है तो आप हाँ लिखेंगे, हैंडपंप है। यदि वो कार्यशील है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या स्कूल में जल शुद्धिकरण यंत्र, वाटर प्यूरिफायर, आरओ उपलब्ध है, हाँ अथवा नहीं। हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं। जो भी आपके स्कूल के अकॉर्डिंग है देख लेंगे। क्या पेयजल की गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला से की जाती है, हाँ सभी स्कूलों में पेयजल की जो इंस्पेक्शन होता है वो बिल्कुल होता है, तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे। क्या स्कूल में वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है। यदि आपके स्कूल में है तो आप यस करेंगे अथवा नहीं करेंगे। ठीक। क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर है। साथियों ध्यान से देखेंगे, इसमें नहीं भर के आता है कुछ स्कूलों के द्वारा। सभी स्कूलों में बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर, पुस्तकालय उपलब्ध है। कुछ नहीं है तो कम से कम एक कॉर्नर पे पुस्तकें रखी होती है जहाँ बच्चे उस पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो वही रीडिंग कॉर्नर के रूप में काम आता है। तो ये आखिरी ऑप्शन में रीडिंग कॉर्नर तो आएगा ही, इसीलिए आप इसे यस करेंगे और यहाँ पर पुस्तकों की कुल संख्या आपको लिखनी है। क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है, हाँ अथवा नहीं। क्या स्कूल समाचार पत्रों पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है, हाँ अथवा नहीं। बच्चों द्वारा कितनी बार लाइब्रेरी की किताबें उधार ली गई या पढ़ी गई है। संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है, कितने बार बच्चों के द्वारा पढ़ा गया है। क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है। क्या आपके स्कूल को और बढ़ाने के लिए भूमि उपलब्ध है, हाँ अथवा नहीं। आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं और अन्य कमरों की संख्या, क्या आपको और अतिरिक्त कक्षा चाहिए, आपका एनरोलमेंट ज़्यादा है, क्या आपको और एसीआर चाहिए, अन्य कमरे की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आप संख्या लिखेंगे जितने कमरों की आवश्यकता है। क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है, प्लेग्राउंड है कि नहीं स्कूल में, यस अथवा नो। यहाँ भी देखेंगे साथियों, बहुत से स्कूल जो है प्लेग्राउंड को नहीं भरते हैं। अब ग्राउंड की स्थिति किस प्रकार की होती है ये जनरली लोगों में कन्फ्यूजन होता है। प्लेग्राउंड का अर्थ एकदम बड़ा सा ग्राउंड, मिनी स्टेडियम टाइप का नहीं होता साथियों। अगर स्कूल में एक परिसर है जहाँ पर प्रार्थना हो सकती है, वहाँ बच्चे खेल भी सकते हैं। अगर कोई किसी स्कूल की ऐसी स्थिति बनती है कि प्रवेश करते ही क्लासरूम प्रारंभ हो जाता है और एक के ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई है, तब ऐसी स्थिति में वहां पर प्लेग्राउंड नहीं होगा। बहुत ही रेयर केस है, किंतु कुछ स्कूल होते हैं ऐसे, इसलिए वहां पर ये नहीं आएगा। अदरवाइज अधिकांश जगहों में यस है। यदि नहीं तो क्या विद्यालय ने बच्चों के लिए खेल के मैदान, नगरपालिका पार्क आदि से सटे हुए बाहरी खेलों तथा अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है, हाँ अथवा नहीं। या कोई और व्यवस्था की है बच्चों के खेलने के लिए, उसके आपको यहाँ पर हाँ अथवा नहीं करके बताना है। 2.14, क्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों की स्वास्थ्य जांच की गई थी, हाँ अथवा नहीं। सभी स्कूलों में बच्चों का स्वास्थ्य जांच किया जाता है साल में 2 बार, तो बिल्कुल आप यहाँ पर हाँ करेंगे। यदि हाँ तो पिछले सत्र के दौरान स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य जांच की कुल संख्या, एक बार में किए थे कि 2 बार हुआ था, आपको यहाँ संख्या डालनी है। किए गए स्वास्थ्य जांच के मापदंड, ऊंचाई हाँ या नहीं, वजन हाँ या नहीं, आंखें हाँ या नहीं, चिकित्सकीय हाँ या नहीं, गला हाँ या नहीं। किस प्रकार के स्वास्थ्य जांच हुआ था आपको यहाँ पर बताना है। बच्चों को दी कृमिनाशक गोली पूर्ण रूप से दी गई है 2 खुराक, आंशिक रूप से दिए गए 1 खुराक, या नहीं दिया गया है। आप इसे यहाँ पर टिक कर देंगे। आपके स्कूल में यदि ये दवाई दी गई है तो, कृमिनाशक गोली दी गई है तो। क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप मौजूद है। बिल्कुल, सीडब्ल्यूएसएन जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक स्लोप जैसा सीढ़ी होता है, तो उसे हम रैंप कहते हैं। वो अवेलेबल है कि नहीं स्कूल में, आपको बताना है। यदि हाँ, क्या रैंप के लिए हाथ की रेलिंग उपलब्ध है। हैंड रेल बोलते हैं जिसमें बच्चे चलते, जिसके सहारे पकड़ के, उसे हैंड रेल बोलते हैं। यदि आपके स्कूल में है तो हाँ अथवा नहीं करेंगे। 2.16, क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं।
जो CWSN के लिए ट्रेंड होते हैं उनको हम विशेष शिक्षक कहते हैं। तो उस प्रकार के शिक्षक हैं, एक समर्पित क्लस्टर स्तर पर कोई नहीं, आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेंगे। चलिए 2.19, क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है? हाँ, सभी के लिए है, आंशिक रूप से उपलब्ध है, कोई फर्नीचर उपलब्ध नहीं है। तीनों ऑप्शन में से जो सही है आपके स्कूल के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि हाँ सभी के लिए है या दो आंशिक है, तो वहां पर कितने बच्चों के लिए फर्नीचर उपलब्ध है, बच्चों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, बच्चों की संख्या। तो साथियों इस प्रकार से इस फॉर्म की पूरी जानकारी को आप समझ के अच्छे से भर लेंगे और लास्ट में देखिए जमा करें और अगला को क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे जानकारी सेव हो जाएगा और आप अगले फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक, चलिए 2.20 से 2.23 भाग क, स्कूलों में भौतिक सुविधाएं और उपकरण। क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध है? स्कूल में जो फैसिलिटी अवेलेबल होती है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है साथियों। प्रश्न क और ख केवल माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक अनुभाग वाले स्कूलों के लिए, सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए है। स्टाफ क्वार्टर जिसपे प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, सहायक प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य के लिए आवासीय क्वार्टर शामिल है। हाँ या नहीं आप भरेंगे अपने स्कूल के अकॉर्डिंग। टिंकरिंग लैब है कि नहीं, यस नो। प्रश्न केवल माध्यमिक अनुभाग वालों के लिए है, केवल हाई स्कूल के लिए है। क्या आपके यहाँ एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला है? यदि है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। 2.21 क्या बोर्डिंग, छात्रावास, आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरण स्तर के लिए उपलब्ध है? रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में पूछ रहा है साथियों। क्या आपका स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल है? हाँ अथवा नहीं। यदि है तो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर कितने बच्चे और कितने लड़कों लड़कियों के लिए सीटें हैं, उनकी संख्या की जानकारी यहाँ पर मांग रहा है। तो देख लीजिएगा आपके स्कूल के अकॉर्डिंग रेसिडेंशियल स्कूल है तो आप भरिएगा, अदरवाइज नहीं भरेंगे। 2.22 क्या स्कूल में निम्नलिखित प्रयोगशालाएं हैं? स्कूलों में जो प्रयोगशाला होते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर मांग रहा है, केवल उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए। भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला है तो किस प्रकार का स्थिति है उसका? पूरी तरह से सुसज्जित, आंशिक रूप से सुसज्जित, सुसज्जित नहीं है, लैब उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर चारों ऑप्शन का हिंदी में ऊपर दिया हुआ है और जो ऑप्शन है वो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। फुल्ली इक्विप्ड, पार्शली इक्विप्ड, इस प्रकार से आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग जो स्थिति होगी लैब की वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन पूछता है अलग कमरा उपलब्ध है, अलग से कमरा उपलब्ध है क्या लैब के लिए? हाँ अथवा नहीं। आप यहाँ पर हाँ और नहीं पे आंसर देंगे। देखिए सभी जो लैब हैं सभी का यहाँ पर जानकारी मांगा है। रसायन लैब, जीव विज्ञान, गणित, भाषा लैब, भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, तो इतने सारे लैब की जानकारी की यहाँ पर आपको मांगी गई है। 2.23 क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण है? उपकरण के बारे में यहाँ जानकारी मांगी गई है। ऑडियो विजुअल, सार्वजनिक पता प्रणाली, जो बूफर होते हैं, बॉक्स होते हैं, वो सब है कि नहीं? हाँ नहीं, हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं। विज्ञान किट है कि नहीं, गणित किट है कि नहीं, बायोमेट्रिक उपकरण है कि नहीं, ये जो कुछ उपकरण दिए जाते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो आपके स्कूल में है कि नहीं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर हाँ और नहीं में बताना है। ठीक है साथियों, इतना जानकारी आप जब भर लेंगे तो नीचे वाला ऑप्शन को क्लिक करिएगा, जमा करें और अगले में, तो आप अगले पेज में चले जाएंगे। चलिए अगले पेज में चलते हैं 2.24 से 2.28। भाग ख कंप्यूटर और डिजिटल पहल। कंप्यूटर को, स्कूलों को डिजिटलाइज करने के लिए बहुत सारे उपकरण स्कूलों में होने चाहिए, वो है कि नहीं उसकी जानकारी इस फॉर्म के माध्यम से मांगी जा रही है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। डेस्कटॉप पीसी यानी कि कंप्यूटर डेस्कटॉप जो होता है उसकी संख्या यहाँ पर पूछ रहा है, कितनी संख्या में है और कितने कार्यात्मक है। लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइसेस वाली पीसी, जो इंटीग्रेटेड पीसी होती है उसकी संख्या यहाँ पर पूछ रहा है। उसी प्रकार प्रक्षेपक प्रोजेक्टर के बारे में पूछ रहा है, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, तो बहुत से स्कूलों में स्मार्ट टीवी है आज की स्थिति में, तो आप बिल्कुल यहाँ पर संख्या डालेंगे। डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा, स्मार्ट टीवी के साथ साथ शिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्मार्ट क्लासरूम,
ये सब अगर अवेलेबल है आपके स्कूल में तो आप संख्या डालेंगे यहाँ पर। पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मोबाइल फोन, जनरेटर, इन्वर्टर, पावर बैकअप, बिग यूपीएस, ये आपका स्कूल कितना डिजिटलाइज है यह देखने के लिए जानकारी मांगी गई है, तो इसे आप अच्छे से भरेंगे, सही सही भरेंगे। नीचे देखते हैं, क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है? आज बहुत से अधिकांश स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा की जा रही है, तो बिल्कुल यदि आपके स्कूल में है तो यस, अदरवाइज नहीं। यदि हाँ तो किस प्रकार का इंटरनेट है? स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधा के प्रकार, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। ब्रॉडबैंड, लीज लाइन, यूएसबी मॉडेम, डोंगल के माध्यम से आप नेट चला रहे हैं, टेलीफोन लाइन विथ मॉडेम के साथ आप नेट चला रहे हैं, या मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, या और कोई आपके यहाँ ऑप्शन है कनेक्शन के लिए, या वी सेट। इतने सारे ऑप्शन दिए हैं। आप अगर स्कूल में आपके यहाँ नेट है तो किस माध्यम से नेट चला रहे हैं उसका ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। क्या इंटरनेट सुविधा तक पहुंच का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता है? बिल्कुल, पेडागोजिकल पर्पस के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पर हाँ करेंगे साथियों। चलिए आगे और कुछ देखते हैं यहाँ पर और कौन से पॉइंट है। 2.26, क्या स्कूल में कंप्यूटर आईसीटी लैब उपलब्ध है? हाँ अथवा नहीं। आप बिल्कुल अपने स्कूल के अकॉर्डिंग डालेंगे हाँ अथवा नहीं। यदि हाँ, उपलब्ध कंप्यूटर आईसीटी प्रयोगशालाओं की संख्या, यहाँ पर ध्यान देंगे साथियों, कंप्यूटर आईसीटी प्रयोगशालाओं की संख्या पूछा है, न कि कंप्यूटर की संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ पर आईसीटी या कंप्यूटर रूम जो होते हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। 2.26, केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल। क्या स्कूल में आईसीटी लैब उपलब्ध है? हाँ अथवा नहीं। यदि हाँ तो कार्यान्वयन का वर्ष कब से वो क्रियान्वित है? आईसीटी लैब काम कर रही है या नहीं, फंक्शनल है कि नहीं, हाँ अथवा नहीं। स्कूल में कौन सा मॉडल लागू किया गया है? यहाँ पर देखेंगे आप बूट मॉडल या बू मॉडल जो भी है को 1-2 करके दिया है यहाँ पर। स्कूल में आईसीटी प्रशिक्षक का प्रकार अंशकालिक है, पूर्णकालिक है या अनुपलब्ध है? क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं? और भी कुछ सुविधाएं संबंधित यहाँ पर जानकारी पूछी जा रही है। क्या शिक्षण के लिए आईसीटी आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है? हाँ अथवा नहीं। स्कूल में ई सामग्री, डिजिटल सामग्री संसाधनों तक पहुंच है? हाँ या नहीं। CWSN के लिए सहायक तकनीकी आधारित समाधान, हाँ अथवा नहीं। डीटीएच टीवी चैनलों तक पहुंच, इन सब ऑप्शन आपके स्कूल में है या नहीं आपको पूछा जा रहा है, आप हाँ या नहीं में जवाब देंगे। क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है? हाँ अथवा नहीं। डिजिटल लाइब्रेरी पूछा जा रहा है, ऑनलाइन हाँ। तो उपलब्ध ई पुस्तकें सामग्री की संख्या, आपको यहाँ संख्या लिखनी है। साथियों इतनी जानकारी जब आप भर लेंगे इस फॉर्म की तो आप नीचे में जमा करे को क्लिक करेंगे। ये आखिरी फॉर्म है साथियों इस मॉड्यूल का, इसलिए देखिए यहाँ पर जमा करे और नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, केवल जमा करे। इसे जब आप सेव कर देंगे तो आपका जो पूरा फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। डैशबोर्ड पर वापस जाए का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार इतने फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला मॉड्यूल है उसकी एंट्री आपकी पूर्ण हो जाती है। उसके पश्चात जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसके बारे में हम और अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने देखा कि किस प्रकार से आप यूडाइस में लॉगिन करेंगे, यदि लॉगिन नहीं कर पाते हैं तो किस प्रकार से फॉरगेट पासवर्ड करके आप पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। उसके पश्चात लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप किस प्रकार से प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला जो मॉड्यूल है उसकी प्रविष्टि आप कर सकते हैं। इसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म्स है यहाँ पर काफी सारे फॉर्म्स 1.1 से लेकर 2.24 तक, इन सभी फॉर्म की प्रविष्टि किस प्रकार से करनी हमने इस वीडियो में डिटेल से देखा है। आई होप साथियों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके आगे का जो मॉड्यूल है साथियों, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके साथियों, बाय, टेक केयर, थैंक यू।